हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आने वाले बैंक्स के एग्जामिनेशंस के लिए ये सेशन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सेशन में आपके टोटल 10 क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बैंकिंग रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डैश इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स ओवर एंड अबव द बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी। निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी से ऊपर लगाया जाता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है, जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं इंटरनेशनल मार्केट से, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट से कोई भी गुड्स परचेज करेंगे तो दैट इज नोन एज इंपोर्ट। और जब भी आप कोई भी गुड इंटरनेशनल मार्केट में सेल करेंगे तो दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। तो इफ वी आर परचेजिंग अ गुड दैट इज नोन एज इंपोर्ट। और जब भी हम कोई गुड परचेज करते हैं तो उसमें एक टैक्स लगता है, एक ड्यूटी लगती है, तो दैट टैक्स इज नोन एज इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, जब भी हम कोई इंपोर्ट कर रहे होते हैं गुड्स इंटरनेशनल मार्केट से तो उसमें टैक्स लगता है। और टैक्स को अगर हम बात करें बोलते हैं टैरिफ। तो ये जो टैक्स लगता है दैट इज नोन एज इंपोर्ट ड्यूटी। अब इस इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर जब हम ये सामान देश के अंदर आ गया, अब हम इसे बेचेंगे किसी स्टेट में, तो जब ये सामान जब देश के अंदर आ गया, अब ये किसी स्टेट में जाएगा तो वहां पे एक और टैक्स लगेगा, तो दैट टैक्स इज नोन एज जीएसटी। ठीक है, तो इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर जो एक और टैक्स लग रहा है दैट इज नोन एज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये इस पे जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है वो आईजीएसटी लगता है। आपने सुना होगा जीएसटी के बारे में। भारत में जो जीएसटी लागू हुआ था जो 2017 से हुआ था, वन नेशन वन टैक्स। जहां पे अगर बात करें आप कोई भी वस्तु खरीदते हो तो आपके वस्तु पे जो टैक्स लगता है वो दो फॉर्म में लगता है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। ठीक है, तो अगर आप किसी स्टेट के अंदर हो, मान लो आप यूपी में हो और यूपी के अंदर ही आपने कोई सामान खरीदा, यूपी में ही वो सामान बना है, यूपी के अंदर ही आपने सामान खरीदा है, तो आपके ऊपर ये टैक्स लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई शर्ट ली और शर्ट की जो कॉस्ट है वो 500 है। ठीक है, अब इस पे जो टैक्स लगा हुआ है, मान लो 100 रुपए का टैक्स लगा हुआ है, तो ये जो टैक्स है ये 100 रुपए का मान लो टैक्स लगा हुआ है। ये 100 रुपए का टैक्स हम जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिया, तो ये जो है ये इक्वली डिवाइड होगा, 50 सीजीएसटी और 50 एसजीएसटी। आई थिंक इतना क्लियर होगा। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें, जब हम कोई सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई सामान मंगवाते हैं तो वहां पे एसजीएसटी नहीं लगता है, वहां पे क्या लगता है, वहां पे आईजीएसटी लगता है, वहां पे लगता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसी तरीके से जो भी इंपोर्ट ड्यूटी गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, मान लो आपने कोई सामान, आपने कोई कार मंगवाई, आपने कोई BMW कार मंगवाई, अब वो आप रह रहे हो पंजाब में, तो ये कार जो है वो पंजाब आएगी, तो पंजाब जो टैक्स लगाएगी वो कौन सा लगाएगी, वो आईजीएसटी लगाएगी। ठीक है ना, तो जो इंपोर्ट ड्यूटी पे जो टैक्स लगता है वो आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो इसी तर्ज पर लगता है कि जैसे हम कोई भी सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट मंगवाते हैं तो वहां पे आईजीएसटी लगता है, और जब हम कोई भी सामान एक चीज जो सामान उसी स्टेट में बना है और उसी स्टेट में सेल किया जा रहा है तो वहां पे एसजीएसटी लगता है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर होगा। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द रॉन्ग वन। तो निम्नलिखित में से हमें गलत को चयन करना है। तो पहला हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बजट 2005 and 6 एज अ स्मॉल टैक्स ऑन कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक एक्सीडिंग अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑन अ सिंगल डे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस एक्ट 2005 के तहत, और ये अगर हम बात करें बजट 2005-6 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस टैक्स के तहत अगर हम बात करें, ये जो टैक्स लगता है कि बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन जो टैक्स है, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स है, आप इसे बीसीटी भी बोल सकते हो शॉर्ट में, तो ये एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है। जब भी हम
जो भी ये जो टैक्स लगता है जब हम जो भी हम अपना कैश विड्रॉल कर रहे होते हैं, जब आप कैश विड्रॉल कर रहे होते हो अपने बैंक अकाउंट से, तब ये टैक्स लगता है आपके कैश विड्रॉल पे। और ये जो टैक्स लगता है वो लगता है जब आप 25,000 से अब जो पैसा निकालते हो तो कुछ 0.1% टैक्स चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है। जब हम बैंक से कैश विड्रॉल करते हैं अब 25,000 तो वहां पे कुछ 0.1% टैक्स लगता है। तो ये टैक्स को बजट 2005-6 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट, कंटिजेंसी फंड इज अ ₹1000 करोड़ फंड विच इज अ डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। आकस्मिकता निधि 1000 रुपए का कोष है जो राष्ट्रपति के निपटान में है। तो अगर हम बात करें ये जो कंटिजेंसी फंड है ये 1000 करोड़ का नहीं होता है, ये 500 करोड़ का होता है। ठीक है ना, 500 करोड़ का होता है कंटिजेंसी फंड, या इसे आकस्मिक कोष भी बोलते हैं। इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 267 के अंतर्गत डिफाइन किया गया। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 267 में डिफाइन किया गया। और हमारे पेपर में पूछा भी जाता है कि कंटिजेंसी फंड कौन से आर्टिकल में है। तो कंटिजेंसी फंड एक तरीके का इमरजेंसी फंड होता है कि अगर मान लो कंट्री में कोई इमरजेंसी आ गई, कोई आपदा आ गई, लड़ाई हो गई, वॉर हो गई और हमें तुरंत के तुरंत पैसों की आवश्यकता है, तो हम यहाँ पे प्रेसिडेंट की अनुमति से इस फंड से तुरंत के तुरंत पैसा निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो इसमें जो मिनिमम अमाउंट होता है कितना होता है, 500 करोड़ होता है। तो ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत था, 1000 करोड़ नहीं होता है, 500 करोड़ होता है। अगला है, सेस इज एन एडिशनल लेवाई ऑन द बेसिक टैक्स लायबिलिटी, गवर्नमेंट रिसोर्ट टू सेस फॉर मीटिंग स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर। सेस एक टैक्स होता है, सेस भी एक टैक्स लगता है। आपने सुना होगा भारत में टैक्सेस एक तरीके का आपसे सेस लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत अभियान सेस सुना होगा आप सबने, स्वच्छ भारत अभियान सेस, एजुकेशनल सेस, इस तरीके के सेस होते हैं। कुछ ये 0.5% या 1% लगता है। तो ये जो सेस होता है एक तरीके का एडिशनल टैक्स होता है। और ये जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, द टैक्स इज कलेक्टेड फॉर अ सोशल पर्पज। सोशल पर्पज के लिए गवर्नमेंट इस टैक्स को लगाती है। और ये जिस सोशल पर्पज के लिए टैक्स को लगाया, जिस सोशल पर्पज के लिए ये टैक्स लगाया जा रहा है उस सोशल पर्पज में ही ये टैक्स खर्च होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट आपसे स्वच्छ भारत अभियान पर 0.5% ले रही है तो उसे सिर्फ स्वच्छ भारत अभियान मिशन पर ही खर्च करेगी। तो सेस एक एडिशनल लेवाइड टैक्स है, एक बेसिक टैक्स है जो गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, अपने स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, लिखा ना स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर। स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर क्या हो गया कि सोशल पर्पस के लिए इसे स्पेंड किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें बहुत सारे जो टर्म्स हैं वो भी जानने को मिल रहे हैं हर एक स्टेटमेंट में, इसलिए हम हर एक स्टेटमेंट को अच्छे से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगला स्टेटमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट रिसीव्ड रिफर टू द मनी रेज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट और सेल ऑफ इट्स इक्विटी स्टेक इन कंपनी इट्स ओन। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? आपने कई बार अभी न्यूज में कई बार सुना होगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी जो कंपनीज है, गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनकी शेयर बेच रही है। ठीक है, उनके क्या कर रही है, शेयर सेल कर रही है और शेयर सेल करके फंड रेज कर रही है। तो जब भी कोई भी गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट कंपनीज की शेयर बेच के फंड रेज करे, दैट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए लिखा भी है, डिसइन्वेस्टमेंट रिसीव्ड रिफर टू द मनी रेज बाय द गवर्नमेंट थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट और सेल ऑफ इट्स इक्विटी इन कंपनीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो एसबीआई है, एसबीआई ने अपने 30% शेयर बेच दिए, तो वहां पे 30% शेयर बेच के गवर्नमेंट ने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया। या लास्ट ईयर ही न्यूज में था कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम एलआईसी के शेयर बेचेंगे। तो जब एलआईसी के शेयर बेचे जाएंगे तो दैट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट, या एलआईसी के आईपीओ को लॉन्च करने की बात बोली गई थी। ठीक है, तो अगला, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ टैक्स पेइंग एंटिटी एंड अ टैक्समैन दैट इंडिकेट्स हाउ द फॉर्मर विल प्राइस ट्रांसैक्शन विद इट्स एसोसिएट। देखिए, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट होता है टैक्स पेइंग एंटिटी के बीच में और टैक्समैन के बीच में। टैक्स पेइंग एंटिटी क्या हो गई, मान लो गवर्नमेंट हो गई, सॉरी टैक्स पेइंग एंटिटी and a taxman, between a tax paying entity and the taxman that indicate how the former price will be associated। तो टैक्स पेइंग एंटिटी मान लो कोई फर्म हो गई, ठीक है, और टैक्समैन मतलब कि जो उस टैक्स को कलेक्ट कर रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स कलेक्ट कर रही है।
अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, पहले समझ लेते हैं। तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट की अगर हम बात करें, जैसे आपने ट्रांसफर प्राइसिंग को पहले हमें समझना पड़ेगा। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट को समझने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई फर्म है और उसकी पेरेंट कंपनी मान लो यूएस में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई फोन है जो इंडिया में है और उसकी पेरेंट कंपनी यूएस में है, तो वो जो फोन बना रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी है, मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1000 है और उसका जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1000 है। टोटल टर्नओवर कितना हो गया, टोटल टर्नओवर 2000 हो गया। और यहाँ पे अगर बात करें, भारत में जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है वो प्रॉफिट पे टैक्स कलेक्ट करती है कंपनीज के। तो कंपनीज के प्रॉफिट पे जो टैक्स कलेक्ट करती है वो क्या कहलाता है, वो कॉर्पोरेट टैक्स कहलाता है। इतनी बात क्लियर है। कॉर्पोरेट टैक्स आपने सुना होगा। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, ये वो टैक्स होता है जो कंपनीज पे लगता है, कंपनीज के प्रॉफिट पे लगता है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल टर्नओवर 2000 का, प्रॉफिट पे टैक्स लगा, प्रॉफिट पे जो टैक्स लगा डेट इज नोन एज कॉर्पोरेट टैक्स। अब इस कॉर्पोरेट टैक्स से बचने के लिए कंपनी बहुत सारे रास्ते निकालती है। तो कंपनी ने एक रास्ता निकाला कि वो क्या शो कर रही है कि जो भी वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मान लो कोई भी अगर मान लो वस्तु खरीद रही है अपनी पेरेंट कंपनी से कोई भी वस्तु खरीद रही है, मान लो कोई वस्तु पहले वो 400 रुपए की खरीद रही थी, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसमें 400 रुपए थी। अब यहाँ पे अगर बात करें, उसने ये शो किया कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो पहले 400 रुपए की कोई मशीन लगा रहा था, अब उसे अगर बात करें शो कर रहा है कि वो 800 रुपए की मशीन लग रही है। तो यानी उसने ये शो किया कि मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी हो गई है, 1400 रुपए हो गई, और मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 600 हो गया। एक्चुअल में 400 रुपए है, बट वो यहाँ पे ये शो कर रही है कि हम अपनी पेरेंट कंपनी से उसे 800 रुपए में खरीद रहे हैं। तो उसने अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दिया और अपना प्रॉफिट शो कर दिया। अब कॉर्पोरेट टैक्स जो लगता है किस पे लगता है, प्रॉफिट पे लगता है। तो प्रॉफिट पे पहले 1000 पे लग रहा था, अब 600 पे लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक तरीके से कंपनी को फायदा हो गया। तो इस तरीके की चीजें ना हो, इसलिए यहाँ पे एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया था कि आप कोई भी अगर वस्तु अपनी पेरेंट कंपनी से खरीद रहे हो तो उसका अगर बात करें, आप पहले से क्या करोगे, प्राइस क्या रहेगा, डिटरमाइन रहेगा। पहले जो भी उसका प्राइस, जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उसका, वो पहले से क्या रहेगा, डिटरमाइन रहेगा, ठीक है ना। और उस पर अगर आप क्या नहीं करोगे, कोई भी चेंजेस नहीं करोगे, ठीक है। जो भी उसका मार्केट में प्राइस है वो प्राइस आपका पहले से ही तय रहेगा। आप ये शो नहीं करोगे कि यहाँ पर कि इसका जो प्राइस है वो बढ़ गया, ठीक है। जो भी ये खिचड़ी पक रही है वो खिचड़ी नहीं पकेगी। आप यहाँ पे बताओगे एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के तहत कि आपने जो वस्तु बनाई है उसमें उसकी प्राइस क्या क्या है, ठीक है ना। तो उसकी प्राइस जो एक्चुअल प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो वही मार्केट प्राइस ली जाएगी, ठीक है। तो आप प्राइस बढ़ा नहीं सकते हो कि वहाँ पे बोलो कि यूएस में उसका टैक्स बढ़ गया है और वहाँ पे यूएस में इतना महंगा मिल रहा है और यहाँ पर हमें भी महंगा लग रहा है। तो इस तरीके की बहुत सारी धांधली हो जाती थी। तो वो नहीं होगी, जो मार्केट में प्राइस होगा वही आप प्राइस यहाँ पे शो करोगे। तो ये एडवांस प्राइस एग्रीमेंट अगर बात करें, ये गवर्नमेंट और टैक्स जो पेयर है उसके बीच में होता है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो ये पूरा स्टेटमेंट आपके मेरे ख्याल से क्लियर होगा। इसका सही उत्तर क्या, बी, ठीक है। तो यानी सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, जो बी है वो गलत है। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड, इसे अगर बात करें हिंदी में संचित निधि बोलते हैं, और ये हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 266A के अंतर्गत डिफाइन है। ये जो आर्टिकल है, आपको इन आर्टिकल्स को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जनरली जो बैंक के पेपर होते हैं उनमें आर्टिकल्स इतने नहीं पूछे जाते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक अगर बात करें टॉपिक हैं जिनके आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे बजट हो गया, या कंटिजेंसी फंड हो गया, कंसोलिडेटेड फंड हो गया, तो ये बजट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो इनके आपको जो आर्टिकल्स हैं वो पता होने चाहिए। तो आर्टिकल 266A में डिफाइन है। अब कंसोलिडेटेड फंड में होता क्या है, इसमें देखिए जो भी गवर्नमेंट की इनकम हो रही है, गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से हो रही है, गवर्नमेंट की इनकम हो रही है टैक्स से। अब टैक्स भी दो तरीके से कलेक्ट किए जाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। तो जो भी गवर्नमेंट का कलेक्शन हो रहा है, इस कलेक्शन को कहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, कहाँ रखा जाता है, तो इसे कंसोलिडेटेड फंड में रखा जाता है। जो भी पब्लिक से पैसा कलेक्ट किया जा रहा है उसे कंसोलिडेटेड फंड में रखा जाता है। और यहाँ तक कि अगर बात करें, जो भी गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जो भी बोरोइंग ले रही है यानी उधारी ले रही है अपने किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, फॉर एग्जांपल मेट्रो का प्रोजेक्ट है, हाईवे का प्रोजेक्ट है, वो सारा का सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड में आता है, ठीक है। और ये आर्टिकल 266A में ये मैंने बता ही दिया। इसमें से पैसा निकालने के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है, यानी एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है कि जो भी पब्लिक का पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, इस पब्लिक के पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा। तो आपने देखा होगा जब बजट सेशन होता है, तो जब बजट सेशन होता है उस बजट सेशन में अगर हम बात करें पार्लियामेंट अप्रूवल लेना पड़ता है इसमें से पैसे निकालने के लिए। तो बजट सेशन में गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि हम इस स्कीम में, कोई भी स्कीम होगी, हर एक सेक्टर के अलग अलग स्कीम बनाती है और उन स्कीम्स के लिए फंड एलोकेट करती है। तो उसके यहाँ उस स्कीम के लिए जो भी फंड एलोकेट किया गया उसमें जो एक्सपेंडिचर करना है उसमें एक्सपेंडिचर करने के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है, यानी इसमें से पैसे निकालने के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने इसका बेसिक समझ लिया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं। ऑल रेवेन्यू रेज्ड बाय गवर्नमेंट, मनी बोरोड एंड रिसीव्ड फ्रॉम लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट फ्लो इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही है। All government expenditure it made from this fund except from exceptional item made from the contingency fund or the public account fund। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सारे जो एक्सपेंडिचर हैं जो पब्लिक के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं वो इसी से कंप्लीट किए जाते हैं। एक्सेप्शन में क्या रख दिया? कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड क्या हो गया? जो आपका इमरजेंसी वाला है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, तो सरकार इसमें से पैसा निकालती है। तो मैंने बताया था ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 267 में। और एक और अकाउंट होता है पब्लिक अकाउंट फंड। पब्लिक अकाउंट फंड से भी सरकार पैसा निकाल लेती है, बट एक्सेप्शनली निकालती है, कुछ अगर जरूरत है, ठीक है, इमरजेंसी जरूरत है। पब्लिक अकाउंट फंड में कौन सा पैसा आता है? पब्लिक अकाउंट फंड में सरकार जो भी पब्लिक बोरोइंग कर रही है, सरकार क्या करती है? भारत सरकार अपने कोष के लिए, अपने लिए क्या करती है? पब्लिक बोरोइंग भी करती है। अपने बिजनेसेस को रन करने के लिए, कंट्री के बिजनेसेस को रन करने के लिए पब्लिक बोरोइंग भी करती है, हमसे बोरो करती है। हमसे कैसे बोरो करती है भाई? हमसे ऐसे बोरो करती है जैसे आपने सुना होगा किसान विकास पत्र, या आपने प्रोविडेंट फंड तो सुना ही होगा सबने कि जब हम जॉब करते हैं हमारे सैलरी में तो पीएफ कटता है, तो जो पीएफ कटता है वो पब्लिक अकाउंट फंड में ही जाता है। अब जब आप रिटायर्ड होते हो या जॉब छोड़ते हो तो सरकार आपको ब्याज के साथ देती है इस पैसे को। तो ब्याज के साथ कैसे दे रही है? क्योंकि उस पैसे को कहीं अपने बिजनेस पर्पज में यूज कर रही है। तो गवर्नमेंट के बिजनेस में इस पैसे को यूज किया जाता है, पब्लिक अकाउंट फंड को। और पब्लिक अकाउंट फंड अगर हम देखें तो आर्टिकल 266B में है। तो ये तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 266A में कंसोलिडेटेड फंड, आर्टिकल 267 में कंटिजेंसी फंड और आर्टिकल 266B में पब्लिक अकाउंट फंड। आई थिंक ये क्लियर होगा। अगला है इम्पोर्टेंटली नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम दिस फंड विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल। तो ऑब्वियसली बात है, बिना पार्लियामेंट अप्रूवल के इसमें तो कोई भी पैसा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू कंटिजेंसी फंड। अब कंटिजेंसी फंड से यहाँ पे स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो हमने कंटिजेंसी फंड के बारे में अभी इतना पढ़ ही लिया, तो देख लेते हैं। एज द नेम सजेस्ट एनी अर्जेंट और अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम दिस फंड। बिल्कुल सही। द ₹500 करोड़ फंड इज एट डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही कि जब भी इसमें से पैसे निकालने होते हैं तो प्रेसिडेंट की अनुमति से ही निकालते हैं। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम दिस fund require a subsequent approval from the parliament and the amount withdrawn is returned to the fund from the consolidated fund। तो ये इसमें भी अगर बात करें सारे स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट की अप्रूवल तो ऑब्वियसली बात है लेनी पड़ती है। तो पार्लियामेंट को एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है। गवर्नमेंट इमरजेंसी के नाम पे पैसा निकाल ली तो पार्लियामेंट को एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक का ही पैसा होता है। अगला, इन विच पीरियड द सिक्योरिटीज कैन नॉट बी डिलीवर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा पीरियड होता है जब सिक्योरिटी डिलीवर नहीं की जाती है? तो उसे हम बोलते हैं शट पीरियड। एक शट पीरियड होता है, ये वो पीरियड होता है जहां पे ट्रांसैक्शन जो है सिक्योरिटी का रोक दिया जाता है। जहां पे लास्ट मान लो 4 बजे मार्केट बंद हो गई, तो 4 बजे जब मार्केट बंद हो गई तो जो भी फाइनल सेटलमेंट होना होगा वो हो जाएगा सिक्योरिटीज मार्केट में, और उसके बाद कोई भी ट्रांसैक्शन नहीं होगा, कोई भी सिक्योरिटी सेल नहीं की जाएगी। तो इन विच द सिक्योरिटी कैन नॉट बी डिलीवर्ड, किसी को सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती है, तो डेट इज नोन एज शट पीरियड। जैसे मान लो आपकी दुकान में कोई सामान लेने आ रहा है और आपने अपना शटर लगा दिया है, तो आप उससे आप सामान नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो इट इज नोन एज शट पीरियड। अगला सवाल, the maturity period of CD issued by banks
शुड नॉट बी लेस देन। यहाँ सीडी के बारे में पूछा, सीडी क्या होता है? सीडी इज नोन एज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक तरीके के, अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। कैसे इंस्ट्रूमेंट है? इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को जो इंट्रोड्यूस किया था वो 1989 में वगुल कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया था। एक कमेटी बनी थी वगुल कमेटी, वगुल कमेटी की रिकमेंडेशन पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 1989 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। और वगुल कमेटी की रिकमेंडेशन में ही अगर हम बात करें तो 1990 में कमर्शियल पेपर भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, जो एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, पेपर में इससे जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की अगर बात करें, इशू कौन करता है? ये इशूड बाय बैंक, इशूड बाय बैंक। यानी अगर बात करें, ये एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है और आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये कौन इशू करता है? जो बैंक्स हैं, बैंक इशू करते हैं। जितने भी भारत के अंदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, आप किसी भी बैंक में जाके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे हम बैंक में जाके एफडी कराते हैं ना, फिक्स, क्या होता है? सीडी होता है। बट एफडी क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और सीडी जो होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है ना। और ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। तो ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वही इशू कर सकते हैं, एक्सेप्ट अगर हम बात करें, भारत में जो ग्रामीण बैंक है, आरआरबी है, एंड लोकल एरिया बैंक है, वो इशू नहीं कर सकते हैं। तो इतनी बात पता होनी चाहिए। दूसरी बात कि इसका मिनिमम टाइम पीरियड क्या है? तो नॉट लेस देन, मिनिमम अगर बात करें 7 डेज है, ठीक है। तो मिनिमम अगर बात करें तो 7 डेज से नीचे का सीडी इशू नहीं करती है बैंक। और मैक्सिमम अगर बात करें तो अप टू 1 ईयर, तो अप टू 1 ईयर तक का ये होता है, अप टू 1 ईयर तक। यानी अगर बात करें 70 दिन का, 90 दिन का, 120 दिन का, 300 दिन का, जो जितने भी दिन के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसका जो टाइम पीरियड है ये है 7 डेज और मैक्सिमम अप टू 1 ईयर। और इसकी जो मिनिमम अमाउंट है वो 1 लाख है, ठीक है ना, एंड मल्टीपल ऑफ 1 लाख। आप इसमें इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल, एक सेकंड, इसमें अभी सीडी इन डीमेट फॉर्म कैन बी ट्रांसफर्ड एज पर प्रोसीजर। तो वही बात है, डीमेट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जब भी आप सीडी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है। अगला, द टर्म डीमेट अकाउंट, अगला जो है वो डीमेट अकाउंट से रिलेटेड ही है। डीमेट अकाउंट रेफर टू अ डिपॉजिट made at an Indian financial institution that can be used for investing in shares of stock and other financial asset। देखिए, डीमेट अकाउंट की अगर बात करें, डीमेट का फुल फॉर्म होता है डीमेटेरियलाइज अकाउंट। अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदना है, किसी भी कंपनीज के अगर आप शेयर्स को खरीदोगे तो ये शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। देखो, मान लो ये शेयर्स आपने किसी भी कंपनी के, मान लो 1000 शेयर खरीदे, ठीक है, और ये 1000 शेयर 100 रुपए के हैं, तो आपने एक तरीके से 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है। अब ये एक तरीके के आपके पास एक कोई प्रूफ तो होना चाहिए कि आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, कुछ लिखित में तो होना चाहिए। तो पहले क्या होता था? पहले लिखित में ये आपको ट्रांसफर किए जाते थे सर्टिफिकेट, ठीक है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि जब बहुत ज़्यादा अगर बात करें मार्केट में इन्वेस्टमेंट होने लगी, ये सर्टिफिकेट चोरी होने लगे, खोने लगे, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया कि अब जो भी ट्रेडिंग होगी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी। यानी जो भी कोई भी शेयर खरीदेगा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ जैसे हम बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, वैसे हमें डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। अगर भारत में आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए डीमेट अकाउंट खुलवाना कंपलसरी है। डीमेट अकाउंट को 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय एनएसडीएल। एनएसडीएल एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एनएसडीएल। तो एनएसडीएल ने अगर बात करें 1996 में डीमेट अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे स्टेटमेंट कि ये इंडियन इट referred to a deposit made at an Indian financial institution that can be used for investing in shares of stock and other financial asset। दूसरा है, securities are held electronically in demat account thereby eliminating the need for physical paper। जैसे मैंने बताया कि अब फिजिकल सर्टिफिकेट यूज नहीं होते हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। A demat account can have maximum 3 account holder, that is 1 main holder and 2 joint holder। तो ये भी अगर बात करें बिल्कुल सही स्टेटमेंट। हर एक डीमेट अकाउंट में एक मेन अकाउंट होल्डर होता है और 2 जॉइंट होल्डर भी होते हैं।
आई होप इतना क्लियर होगा। अब ये डीमेट अकाउंट खुलता कहाँ पर, जाकर आपको शेयर्स में ट्रेडिंग करनी है तो भाई ये डीमेट अकाउंट खुलता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इसे अगर बात करें लेमन लैंग्वेज में, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को ब्रोकर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, बीएसई एनएसई के शेयर खरीदने हैं, तो आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाओगे। अब मान लो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हम यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हम यहाँ पे बैंक को मान लेते हैं, ठीक है, बैंक को हमने मान लिया। तो आप क्या करोगे, बैंक में अपना अकाउंट खुलवाओगे और जब भी आप शेयर खरीदोगे तो ये शेयर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास ट्रांसफर कर देगा और ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरीके की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो डी इसका सही जवाब है। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू डेरिवेटिव। अब यहाँ पे डेरिवेटिव से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं, देख लेते हैं। द टर्म डेरिवेटिव इंडिकेट दैट इट हैज एन इंडिपेंडेंट वैल्यू, दैट इज इट्स वैल्यू एंटायरली डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। तो पहले हम डेरिवेटिव समझ लेते हैं, फिर बाद में हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जैसे हम अभी देख ही रहे थे कि हमने अभी पीछे भी यही किया था कि पहले हमने समझ लिया था फिर स्टेटमेंट पढ़े थे। तो डेरिवेटिव अगर हम बात करें, डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव एक तरीके की, अगर हम बात करें किसी भी वस्तु की अगर आप फ्यूचर वैल्यू असाइन कर पाओ, अगर आप किसी भी वस्तु की फ्यूचर वैल्यू असाइन कर पाओ, दैट इज नोन एज डेरिवेटिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी आपने कोई घर खरीद रखा है या कोई जमीन खरीद रखी है, तो वो 2 लाख की है। आप उसकी फ्यूचर वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हो कि 2 साल के बाद ये 4 लाख की हो जाएगी। तो आप किसी भी वस्तु की अगर फ्यूचर वैल्यू एस्टिमेट कर सको तो वो क्या कहलाएगी, वो अंडरलाइंग एसेट कहलाएगी। तो यहाँ पे एक वर्ड होता है अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट उस एसेट को बोलते हैं कि जिसकी आप फ्यूचर की वैल्यू आप एस्टिमेट कर सको। किसी भी वस्तु की अगर फ्यूचर की वैल्यू आप एस्टिमेट कर सकते हो, दैट इज नोन एज अंडरलाइंग एसेट। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो ऑनियन है, ऑनियन अभी 20 रुपए के हैं, आप एस्टिमेट कर रहे हो कि आगे जाके 3 महीने के बाद 100 रुपए के हो जाएंगे, या एस्टिमेट कर रहे हो कि आगे जाके ये 70 के हो जाएंगे। तो किसी भी वस्तु की अगर आप वैल्यू फ्यूचर की असाइन कर रहे हो या एक एस्टिमेशन लगा रहे हो, फ्यूचर वैल्यूज की एस्टिमेट कर रहे हो, तो दैट इज नोन एज डेरिवेटिव। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे लिखा है इट इज एन इंडिपेंडेंट वैल्यू, दैट इज वैल्यू एंटायरली डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। तो यहां पे अगर हम देखें तो इस स्टेटमेंट में, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? इट इंडिकेट, देखिए यहां लिखा भी है, द टर्म डेरिवेट इंडिकेट दैट इट हैज नो इंडिपेंडेंट वैल्यू, दैट इज द वैल्यू इज एंटायरली डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। तो अंडरलाइंग एसेट के ऊपर अगर बात करें, ये वैल्यू डिपेंड कर रही है। इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं है कि आपने कि इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली नहीं बोलेगा, नहीं, ये अगर बात करें पास्ट और फ्यूचर की वैल्यू पे क्या है, डिपेंड हो रही है, ठीक है ना। तो दैट इज नोन एज डेरिवेटिव। इतनी बात क्लियर है कि आप अभी के बेसिस पे फ्यूचर की वैल्यू असाइन कर रहे हो, तो यानी वो डिपेंडेंट है अभी की वैल्यू पर। दूसरा, अ कॉन्ट्रैक्ट विच ड्राइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द प्राइस और इंडेक्स ऑफ प्राइस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज। डेरिवेटिव मीन्स अ फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और एनी अदर हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्री डिटरमाइंड फिक्स ड्यूरेशन। देखिए पहले स्टेटमेंट यहां पढ़ लेते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया कि ये डिपेंडेंट है, ये इंटरडिपेंडेंट नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है, द अंडरलाइंग एसेट कैन बी सिक्योरिटीज, कमोडिटीज, बुलियन, करेंसी, लाइव स्टॉक और एनीथिंग एल्स। कुछ भी हो सकता है, जिस चीज की अगर आप फ्यूचर वैल्यू आप एस्टिमेट कर रहे हो वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो करेंसी हो सकती है, वो सिक्योरिटीज, शेयर्स, सब कुछ हो सकते हैं। अगला, इन अदर वर्ड्स डेरिवेटिव मींस अ फॉरवर्ड। देखो डेरिवेटिव क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये जनरली अगर बात करें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड अभी कॉन्ट्रैक्ट के नाम है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एनी अदर हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड ड्यूरेशन लिंक्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट टू द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफाइड रियल ऑफ फाइनेंशियल एसेट और टू एन इंडेक्स सिक्योरिटी। तो इसका मतलब वही है कि फ्यूचर में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आप इतना समझो कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फ्यूचर में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सामान लेने गए, आपने सामान ले लिया काउंटर पे ही आपने सामान ले लिया, आपने शर्ट खरीद ली, तो क्या हो गई, वो स्पॉट ट्रेडिंग हो गई। अब आपने बोला कि शर्ट को मैं 3 दिन बाद खरीदूंगा आगे, तो वो क्या हो जाएगी, फ्यूचर ट्रेडिंग हो जाएगी। तो अगर आप बोल रहे हो कि मैं इसे 3 दिन बाद या 6 दिन बाद खरीदूंगा आगे, तो फ्यूचर ट्रेडिंग हो जाएगी। और अगर आप बोल रहे हो कि मैं इसे अभी के अभी ले रहा हूँ,
अभी के अभी आप खरीद रहे हो तो क्या हो जाएगी, वो स्पॉट ट्रेडिंग हो जाएगी। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पे हम फ्यूचर की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये अगर बात करें दोनों स्टेटमेंट सही है। द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ड्राइव इट्स वैल्यू फ्रॉम प्राइजेस, प्राइजेस से ड्राइव की जाती है, और इंडेक्स ऑफ प्राइजेस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी। और इसमें अगर बात करें फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसका अगर बात करें सिर्फ बी और सी सही है। अगला, अब देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दिया भी गया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें, इससे हम बात करें ओवर द काउंटर बोल सकते हैं। ओवर द काउंटर का मतलब होता है ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये ओवर द काउंटर होता है। ओवर द काउंटर का मतलब कि आमने सामने दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब ओवर द काउंटर ये जो ओवर द काउंटर ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये फ्यूचर के लिए हो रहा है। ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपका अगर बात करें आमने सामने होता है, स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होता, ठीक है ना। अगर आमने सामने कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ओवर द काउंटर। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फ्यूचर को लेके हो रहा है कि फ्यूचर में हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो एक कोई फार्मर है, उसे लग रहा है कि ऑनियन की प्राइस, उसे लग रहा है ठीक है, उसे लगा कि 3 महीने के बाद ऑनियन की प्राइस भैया 100 रुपए हो जाएंगे। अभी जो ऑनियन की प्राइस है वो चल रहा है मान लो 20 रुपए। और एक तरफ यहाँ पे एक रेस्टोरेंट ओनर है, ठीक है ना। एक रेस्टोरेंट है एबीसी रेस्टोरेंट। तो ये एबीसी रेस्टोरेंट वाला हर महीने प्याज खरीदता है, या अगर बात करें हर 3 महीने में प्याज खरीदता है। इसे भी लग रहा है कि 3 महीने बाद क्या होंगे, प्याज की प्राइस बढ़ जाएंगे। तो ये फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहता है और ये चाह रहा है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट में आए। और ये तो एक इन्होंने एस्टिमेट किया, इन्हें लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि 3 महीने के बाद कुछ भी प्राइस होगा, हम कॉन्ट्रैक्ट 50 रुपए में एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट 50 रुपए में एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें, ये फार्मर को लग रहा है कि मान लो फार्मर को लग रहा, देखो सबके यहाँ पे एस्टिमेशन अलग है। मान लो ये 20 रुपए, फार्मर को लग रहा है कि आगे जाके भी 20 रुपए होंगे, और रेस्टोरेंट ओनर को लग रहा है कि आगे जाके 100 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। या इस फार्मर को लग रहा है कि आगे जाके ये जो प्राइस बढ़ेंगे भी ऑनियन के, वो 30 रुपए तक बढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो फार्मर इस वजह से एग्रीमेंट, ये 50 रुपए के एग्रीमेंट में राजी हो गया, क्योंकि उसे लग रहा है कि 30 रुपए बढ़ेंगे अगर बढ़ेंगे। और रेस्टोरेंट ओनर को लग रहा है कि बढ़ेंगे तो 100 रुपए बढ़ जाएंगे 3 महीने बाद। तो यहाँ पे इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया 50 रुपए में कि हम फ्यूचर में 50 रुपए में ट्रेडिंग करेंगे। तो जब 3 महीने हो गए और सिनेरियो 1, देखो ये सिनेरियो पे बेसिस है कि एक सिनेरियो 1 देख लेते हैं कि अगर 30 रुपए रहा प्राइस मार्केट में, 20 से 30 हुआ, यानी फार्मर का अनुमान सही निकला, तो फार्मर्स को क्या हो जाएगा, 20 रुपए का मुनाफा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 50 रुपए का वो बेचेगा ही बेचेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि जो भी हमने वैल्यू असाइन की उस पर हम क्या करेंगे, उस पर हम एग्जीक्यूट करेंगे। और सिनेरियो 2 लें, तो सिनेरियो 2 की अगर बात करें, अगर ऑनियन के प्राइस 100 रुपए हो जाते हैं तो फार्मर्स को 50 रुपए में बेचने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एबीसी को प्रॉफिट हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर होगा। तो अगर आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप एक बार से रिवाइंड करके भी देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है, अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज, सही है। वेयर सेटलमेंट टेक प्लेस ऑन अ स्पेसिफाइड डेट इन अ फ्यूचर एट अ प्राइस एग्रीड टुडे, ठीक है। दे आर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड हैंस एक्सपोर्ट टू काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब होता है कि दूसरी पार्टी डिफॉल्ट भी कर सकती है, बोल सकती है हम ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो रहे हैं, ये यहाँ पर हमारे फेवर में नहीं है तो हम एंटर नहीं हो रहे हैं, तो इसमें रिस्क रहता है। तो बिल्कुल सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। दूसरा, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज जनरली अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन में नहीं होता है, ये 2 लोगों के बीच में होता है। कोई ये अगर बात करें, ये पब्लिक में अगर बात करें, क्या बोल सकते हैं, पब्लिक के लिए एंट्री अलाउड नहीं है, ये 2 लोगों के बीच की बात है, तो 2 लोगों के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसमें अगर बात करें बोथ ए एंड बी सही है, ठीक है। अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग स्टेटमेंट। अब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे होता है, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो डेरिवेटिव का होता है वो ओवर द काउंटर, यानी आमने सामने जो हमारी मार्केट होती है ना, चाहे वो ज्वेलरी की मार्केट हो, चाहे वो सब्जी की मार्केट हो, चाहे वो किराने की मार्केट हो, कोई भी हो, तो ओवर द काउंटर जो भी फ्यूचर ट्रेडिंग हो रही है इस तरीके की, वो फॉरवर्ड कर लेंगे। और अगर जो आपकी जो फ्यूचर की ट्रेडिंग हो रही है वो आपकी एक्सचेंज में हो रही है,
फॉर एग्जांपल बीएससी में हो रही है, एनएससी में हो रही है, यानी फ्यूचर की ट्रेडिंग शेयर्स को भी लेके होती है कि शेयर्स अगर आगे जाके इतने बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, सब अनुमान लगा रहे होते हैं। आप जैसे मैंने यहाँ पे ओनियन को लिया है, वैसे आप शेयर्स को भी ले सकते हो कि शेयर्स के प्राइस अभी इतने चल रहे हैं, आगे जाके एक बायर को लग रहा है कि इतने हो जाएंगे और दूसरे सेलर को लग रहा है कितने हो जाएंगे, तो दोनों ही शेयर्स का जो ट्रेड करेंगे वो इतने में करेंगे। तो ये शेयर्स की भी ट्रेडिंग हो जाती है फ्यूचर के। तो अगर आप अगर एक्सचेंज में शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहे हो तो डेट इज नोन एज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप आमने सामने ट्रेडिंग कर रहे हो फ्यूचर की तो डेट इज नोन एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात तो ये। तो यहाँ पे वही देख लेते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, बिल्कुल सही, where settlement take place on a specific date in a future at a certain price। तो जैसे फॉरवर्ड में होता है वैसे ही फ्यूचर में होता है। दूसरा, इट कम अंडर डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट में सारे के सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ही आते हैं। तो तीसरा, दीज आर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड हैंस एक्सपोज टू काउंटर पार्टी रिस्क। अब एक यहाँ पे एक अंतर ये है कि ओवर द काउंटर में काउंटर पार्टी रिस्क होता है और एक्सचेंज में काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता है। एक्सचेंज में काउंटर पार्टी रिस्क क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर कौन है, यहाँ पर रेगुलेट कौन कर रहा है? सेबी रेगुलेट कर रहा है। अगर आप इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर के आते हो एक्सचेंज के थ्रू, तो एक्सचेंज आपसे पहले ही से क्या कर लेता है, एक अमाउंट रखवा लेता है कि अगर आपने डिफॉल्ट किया भी ना, तो वो अमाउंट आप जो अमाउंट है जो आप इस कॉन्ट्रैक्ट में जब आप एंटर होते हो तो वो एक डिफॉल्ट अमाउंट आपसे रखवा लेता है। तो अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो वो अमाउंट आपका चला जाएगा। ठीक है। तो एक्सचेंज अगर बात करें काउंटर पार्टी रिस्क को सिक्योर करता है और वहां पे सिक्योर तरीके से ट्रेडिंग होती है कि अगर एक पार्टी भागती भी है तो दूसरी पार्टी का नुकसान नहीं होगा, वो पैसा उसे मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट बोथ ए एंड बी ट्रू। ठीक है। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।